students, welcome today's class chemical bonding and molecular structure class 11 केमिस्ट्री का ये चैप्टर आगे के फिजिक्स केमिस्ट्री और नेट या जेई सब में यूज होता है। ये जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका अविनाश सर और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहला अगर बेटा डिस्कस करते हैं हम आपसे कि केमिकल बॉन्डिंग होता है क्या है, सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। जो एटम्स होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्ड तभी बनाता है जब वो स्टेबल हो जाए, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए ये सब काम होती है, बॉन्ड बनाया जाता है। एटम्स चाहते हैं कि उनकी एनर्जी लो हो जाए और वो नोबल गैस जैसे स्टेबल बन जाए। और वो पता है नोबल गैस हमेशा स्टेबल होता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वतंत्र हूं। ठीक उसी प्रकार एटम भी ये चाहता है कि उसकी एनर्जी जो होगी वो लॉस हो जाए, लो हो जाए, वो नोबल गैस की तरह हो जाए, स्टेबिलिटी दिखाने लगे। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज गेन या शेयर करते हैं स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज। इसलिए हमेशा आप जानते हुए एटम जो होता है, एटम जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, लिबरेट करेगा, तो एनर्जी लॉस होगी या गेन करेगा। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, तो बॉन्ड बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो बॉन्ड बनेगा, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो एनर्जी ऑलरेडी कम होगी और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन यही था कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, लिखा हुआ है अचीविंग स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के लिए, यानी ऑक्टेट रूल केवल नोबल गैस ही प्राप्त करता है, तो हर एटम ये चाहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक नोबल गैस की तरफ बिहेव करूं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी लॉस होती है और स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब बेटा बात करते हैं वैलेंसी के बारे में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फिगर पे भी रिप्रेजेंट किया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। आपको बता दें कि एटम्स के बाहर वाली जो सेल होती है, जो आउटर मोस्ट सेल होती है, उसके जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो बाह्यतम कोश का जो ऑर्बिटल होता है, जो सेल्स होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल रिएक्शन में मेजर रोल यही प्ले करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही। आपको बताते चले बेटा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर जो होता है वो इक्वल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। मैंने क्या कहा कि ग्रुप नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही रिएक्टिविटी होगी। इतने सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं, एक एक शब्द को स्पष्टीकरण की तरह मैं बता रहा हूं कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी होगी। आप यहां पे देख सकते हो, मैंने फिगर के माध्यम से आपको समझा रखा है। ये दो कार्बन के एटम से, इनके आउटर मोस्ट देख रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं कैसे एक दूसरे के बीच बॉन्ड बना रहे हैं। अब मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि कोई भी एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबल गैस की तरफ जाता है, नोबल गैस ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। आपको अब चर्चा बता दे बेटा कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। ऑक्टेट रूल बता दे आपको कि मैक्सिमम एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। आउटर सेल में कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। यही ऑक्टेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन आपको बता दें कि इसमें केमिस्ट्री पढ़े तो एक्सेप्शनल चीजें बहुत मिलेंगी। तो इसमें एक्सेप्शन से याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहला, हाइड्रोजन। ये ऑक्टेट नहीं होता लेकिन डुप्लेट होता है, ये एक्सेप्शनल है ऑक्टेट रूल में। बोरान और बेरिलियम इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं। पोटेशियम हुआ, सल्फर हुआ, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन है, याद रखिएगा।
मैंने बताया ऑक्टेट का तात्पर्य ये है, ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि यदि कोई बैलेंस सेल में यानी कि आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, और ऑक्टेट रूल को जैसे फॉलो करेगा उसमें कुछ एक्सेप्शनल भी आते हैं, जैसे हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये डुप्लेट को फॉलो करता, ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी ये ऑक्टेट रूल है। बोरान बेरिलियम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। पोटेशियम सल्फर जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। आपको बता दें ऑक्टेट गैस यानी कि जिसे इनर्ट गैस कहा जाता है ऑक्टेट रूल में, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडन, आपकी फिगर पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। आप यहां देखेंगे उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। सारे एटम्स यही चाहते हैं कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करके एज लाइक बिहेव करूं मैं ऑक्टेट रूल यानी कि नोबेल गैस की तरह। अब बात करते हैं बेटा बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड होता क्या, बॉन्ड बनता कैसे, हर एटम चाहता आखिर बॉन्ड बन क्यों रहा है, बॉन्ड कितने प्रकार होते हैं। आपको बता दें आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले बेटा हम चर्चा करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। ये आयनिक बॉन्ड देखिए मैंने फिगर की तरह आपको समझाया है कि आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये आपको जानना है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं बेटा वो आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। अब ये कहोगे कि अब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देता कौन है और इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, तो आपको बता दें कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है, डोनर होता है, जिसकी वजह से उस पे कैटायनिक चार्ज आते हैं। कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज आते हैं। नॉन मेटल क्या करता है बेटा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, यानी कि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज यानी कि वो एनायन की तरह बिहेव करता है। यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन के आयन का जो होता है ट्रांसफर होता है। या अगर सरल शब्दों में ये कहें कि जहां पे मेटल नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से, ट्रांसफर में साझा की बात में ट्रांसफर, ये शब्द याद रखिएगा, ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनते हैं बेटा उससे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आपको बता दें एक बेसिक चीजें कि ट्रांसफर और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। ट्रांसफर बॉन्ड और डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बन रहे हैं वो आयनिक बॉन्ड कहला रहे हैं। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड हम ले लेते हैं तो सोडियम का अगर यहां पे आपको मैं यहां दिखाऊं, देखिए कहां गया भाई, देखिए अगर बेटा मैं बात करूं आयन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बारे में, तो ये मान जाओ मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है, ये क्या हो गया, ये अच्छा लिखा नहीं पा रहा है लेकिन आप समझिए ये क्या है, सोडियम Na हो गया, और यहां पे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। आप बोहरबरी का रूल तो जानते हो कि बोहरबरी का रूल कहता है क्या है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम जो होता है वो 2, 8, 18, 32 होता है। 2n स्क्वायर रूल दिया था, n इज द सेल नंबर, 2 इंटू 1 का वर्ग करोगे 2 होगा, 2 इंटू 2 का 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, यानी 2 इंटू 3 का वर्ग करोगे 3 3 जा 9 2 जा 80 होगा, 2 इंटू 4 का वर्ग करोगे 4 4 जा 16 2 जा 32 होगा, यानी कि 2, 8, 18, 32 के रूल फॉलो करोगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11 होता है ना, इतना तो पता होगा। और क्लोरीन का कितना होता है बेटा, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। बोहरबरी के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, पहले 2, अब उसके बाद क्या आया 8, अब उसके बाद कितना आया, 1 बचा 1, यानी कि पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। क्लोरीन में क्या होगा 2, 8, 8 2 10, 2 8 7। अब देखो बेटा यहां पे क्या होगा, बॉन्ड हमेशा 3 ही बनते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी सोडियम को, और क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। या तो ये 7 किसी को दे या तो सोडियम 7 ले। तो आपको बता दे बेटा कि 7 इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होता है,
एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के दूसरा तरीका क्या होगा, ये सोडियम जो होगा बेटा, सोडियम अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन को, सोडियम अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को दे देगा, ये मेटल क्लोरीन को दे देगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास क्या हो जाएंगे, 2 और 8, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास क्या हो जाएगा, 2 8 8। अब मैंने कहा कि बॉन्ड तो ही बनता जब ऑक्टेट रूल पूरा होंगे। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग के ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया और इनर्ट गैस की तरह बिहेव करने लगा। और यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, ये भी इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, ये भी इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन से इनर्ट गैस की तरह बिहेव कर रहा है और ये कौन सा बिहेव कर रहा है। ठीक है, मैं सोडियम का बता दे रहा हूं कि ये जो होगा नियान की तरह, नियान की तरह बिहेव करेगा बेटा ये इनर्ट गैस, क्योंकि 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ। 10 किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। नियान की तरफ बिहेव कर, नियान क्या होता है, इनर्ट गैस, इसके ऑक्टेट फुल होते हैं। ये तो फुल कर लिया, ये इसका क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना। क्लोरीन का 18 किसका होगा, ये याद रखना, 18 जिसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका इनर्ट गैस होगा बेटा। लेकिन यहाँ पे जो आपने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है क्लोरीन में, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसे ही आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये बॉन्ड बन रहा है, साझेदारी से नहीं। यहां ट्रांसफर हो रहा है, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है। साझेदारी में क्या होता है कि दोनों देंगे दोनों लेंगे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ये आयनिक बॉन्ड है। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। अब बता दो बेटा कि मेरे पास ये एक स्केच है। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये डोनर इसको देता है, कंप्लीटली इस स्केच को दे देता है, लेता नहीं है, ये इसको कंप्लीटली दे दे, यानी कि इसने इस स्केच का क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया। अब वही दूसरा देख लो, यही एक डोनर एक एक्सेप्टर है, एक दिया फिर कुछ समय बाद यही चीज वापस लिया, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो, देखो सिंपल सा उदाहरण, अगर आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में कहीं पे जाते हो, गुरुद्वारे कहीं पे जा रहे हो, तो बाहर मंदिर के बाहर जो बैठे हुए जो भिखारी होते हैं उनको अगर आप पैसे दे रहे हो, आप दाता या डोनर तो तभी कहलाओगे कि जब उस पैसे को जब उस आपके दिए गए दान को कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा। तो क्या आप मंदिर के बाहर जाके 100-50 जो भी आप दान करते हो, क्या बाद में उम्मीद रखते हो कि वो आपको पैसा देगा? नहीं। तो यानी कि आप पैसे रूपी इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रांसफर कर दिया कि भैया तुम ले ही लो, वो पैसे का आपने ट्रांसफर किया। अब वही मानिए आपका कोई दोस्त है, अपने दोस्त को आपने 10,000 रुपया दिया, तो क्या उसको ट्रांसफर कर दोगे? नहीं, वो बहुत होगा तो ट्रांसफर कर दोगे, तो बाद में आपको जरूरत पड़ेगा, उसकी जरूरत पे आपने 10,000 रुपया दिया, फिर बाद में आपने 10,000 रुपया ले लिया, यानी कि वो भी तो आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कि कुछ समय के बाद आप फिर उसी पैसे को वापस ले लिए, यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। दैट इज द वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया? तो सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में बॉन्ड कैसे बन रहा है, यह टोटल खेला बेटा ये है कि सब लोग ये चाहते हैं, सारे एटम, सारे व्यक्ति, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो ये चाहते हैं कि कैसे अपने आप को हम स्वतंत्र करें, स्टेबल करें। स्टेबल तभी होगा कि जब हम किसी चीज का हम परित्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। या देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड में मैंने कहा कि सोडियम 281, क्लोरीन का 287,
तो 7 का लेन देन तो हो नहीं सकता, हो तो ये सकता है कि एक अगर हम दे देते हैं 7 वाले को तो बढ़िया बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है बेटा तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, और ऐसे ही बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बन रहा है उन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म जनरेट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है वो कैटायनिक यानी कि पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो एनायनिक होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। बात क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा हम इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखो आपको बताते हैं आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम के भी जानते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टी देखिए, ये देखिए कि मैंने फिगर के साथ आपको रिप्रेजेंट किया है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, आपको फिगर पे दिखे। आयनिक कंपाउंड जनरली हार्ड और ब्रिटल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट समझते हो ना, कि ऐसा कोई टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जो होता है वो मेल्ट कर जाए, वो मेल्टिंग पॉइंट है। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको टेम्परेचर देने पे वो बॉयल कर रहे, वो टेम्परेचर का पॉइंट ही उसकी बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। मैंने क्या कहा कि आयनिक कंपाउंड जनरली हार्ड और ब्रिटल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मॉल्टेन या एक्वस स्टेट में या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करते हैं। बेटा बहुत ही लाजवाब बात है ये, कि मॉल्टेन या एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे, ये तो था आयनिक बॉन्ड। अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए आप फिगर से आप समझ सकते हैं कि यहां हो क्या रहा है बेटा। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, ट्रांसफर नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है। साझेदारी होती है आपस में, कि 2 तुम दोगे 2 हम देंगे, 1 तुम दोगे 1 हम लेंगे, यानी कि आपस में साझा करके जो बॉन्ड बनाते हैं बेटा वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ये नॉन मेटल्स के बीच बनते हैं, ये नहीं जैसे उसमें था मेटल्स नॉन मेटल्स, इसमें जो है दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। दोनों नॉन मेटल्स के बीच बॉन्ड बनते हैं। सिंगल भी बन सकता है, डबल भी बन सकता है, ट्रिपल भी बन सकता है। ये तीनों प्रकार के बन सकते हैं। एग्जाम्पल में आप दे रखे हैं H2 हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ, CH4 हुआ। अब कहोगे सर कैसे समझा दीजिए कैसे बन रहा है ये बात। चलो मैं आप किसका बताओ, किसका करूं? चलो मैं 2 का करता हूं, एक N2 का करता हूं, एक O2 का करता हूं। CH4, अगर CH4 देखने में बड़ा लग रहा है बेटा, लेकिन CH4 है नहीं, मैं उसको भी समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखो अगर मैं O की बात करता हूं, कैसे पता करेंगे कि O2 में कौन सा बॉन्ड होता है? ये बहुत बड़ा मसला है मेरे भैया। O2 में देखो, ये देखो अब ये माउस के थ्रू इसको बना रहे हैं ना ऑक्सीजन, ठीक है, ये आंख नहीं है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 8 होता है। आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 6 होंगे, यानी कि 2 और 6, इसके भी 2 और 6। तो चलो चलो भैया बनाते हैं। देखो कुछ और बिंदी दे दें क्या, और भी प्यारा सा कलर ढूंढ लेते हैं। चलो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। चलो अब ये 6 हो गया, 6 इस ऑक्सीजन का हो गया। अब 6 हम इस ऑक्सीजन का ले लें। 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा 6 इसके पास ऑक्सीजन, 6 इसके पास भी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। अब देखो इसको ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता होगी? अलग दिखा दें। ऑक्टेट पूरा करने के लिए बेटा इस ऑक्सीजन को कितने की 2 की आवश्यकता होगी। तो कहेगा भैया तुम मेरे बगल गिर हो, तुम हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। कहा कि ठीक है ले लो। अब क्या होता है,
अब दूसरा ऑक्सीजन कहता है कि भैया मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये कहता है कि ठीक है भैया, तुम भी हमसे 2 ले लो। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 2 इससे ले लिया, यानी कितने की साझेदारी हुई? 2-2 की हुई। इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस ऑक्सीजन को भी 2 की आवश्यकता थी, इस ऑक्सीजन को भी 2 की आवश्यकता थी। इन दोनों की आवश्यकताओं को पूर्ति के एक दूसरे से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी दोनों के साझेदारी से बॉन्ड बन रहा है। इसलिए इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? अब नहीं क्लियर है तो दूसरा एग्जाम्पल ले लो भैया। क्या कर सकते हैं? इसको हटा दें, देखो कितना अच्छा मिट रहा है जी। चलो अब हम N2 समझ जाओगे? नहीं समझोगे? लो समझ लो, हम तो बैठे ही हैं इसी के लिए। देखो N2 है ना, कुछ अपने मन से भी कर लिया करो। N हो गया और ये क्या हो गया? 2 नाइट्रोजन ले लिए, 2 नाइट्रोजन था, N2 था, 2 नाइट्रोजन ले लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन होता 7 होता है ना। आउटर ऑप्शन कितना होगा? 2 और 5, तो 5 होगा बेटा। तो 5 होगा तो 5 देख लो देख लो देख लो देख लो। 5 होगा। एक मिनट देखो भैया, अगर 5 हो रहा है तो देखो, पहली बात तो लैपटॉप को चार्ज करना पड़ता है, और मैं आपको पढ़ाने के चक्कर में जल्दी जल्दी में चार्ज करना ही भूल गया। अब लो हो गया। चलो 5 होता है ना। अब देखो तो 5 होगा। 1 2 3 4 5, ये इसका हो गया। अब क्या बात करें? अब कौन सा कलर लें? चलो ये लेते हैं। अब इस नाइट्रोजन का भी 5 होगा। 1 2 3 4 5। अब बताओ बेटा, अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 3। इसको ऑक्टेट पूरा करने की कितनी आवश्यकता होगी? 3, क्योंकि 5 तो है, 5 है, 3 की आवश्यकता, 5 है, 3 की आवश्यकता होगी। जब ये कहेगा कि भैया तुम हमको बगल से दे दो, जैसे ही ये देगा तो कहेगा कि ठीक है भैया, तुम बगलगीर हो, तुम हमसे 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर लो। कहा ठीक है भैया धन्यवाद। अब ये कहता है कि भैया जब मैंने आपको 3 दे दिया तो तुम भी मुझे 3 दे दो। तो कहेगा ठीक है भैया, तुम बगलगीर हो तो बगलगीर हो, तुम भी 3 ले लो। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यानी कि इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है, यानी कि 3-3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को साझा कर रहे हैं। जैसे ही साझा कर रहे हैं तो बेटा सामने ये नजर आ रहा है कि 3-3 बॉन्ड के साझेदारी और ये शेयरिंग हो रही है, यानी कि इन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी कि नाइट्रोजन N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसलिए मैंने कहा कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनते हैं। तो इसी तरह आप CH4 और H2 का भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आपसे। अब जैसे मैंने आयनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टी के बारे में देखा, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब देखिए ध्यान से, कोवैलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट मैंने बार बार समझाया कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, मैं समझा रखा। कोवैलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। जनरली इनकी कंडक्टिविटी पुअर होती है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल होता है। ये वाटर में सॉल्युबल हो या ना हो, नहीं बहुत कम होता है, लेकिन आपको बता दे बेटा कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है। अब हम बात करते हैं आपसे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में कि ये बॉन्ड पैरामीटर्स क्या हैं। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर्स याद रखो, जैसे बॉन्ड लेंथ।
बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, किसके घटने किसके बढ़ने से क्या क्रम होगा। बॉन्ड लेंथ के बारे में बता दे बेटा कि न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। और बॉन्ड एंगल का मतलब होता है कि जहां बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल होता है, जहां बॉन्ड बन रहे हैं, जो उनके पेयर में बॉन्ड बन रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कहलाएगा। और बॉन्ड एंथैल्पी का तात्पर्य कि बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी लिबरेट हो रही है या रिक्वायर्ड हो रही है उसे बॉन्ड ऑर्डर के नाम से जानते हैं। वो बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब देखो भैया, अब आगे हम बात करते हैं लेविस स्ट्रक्चर के बारे में। लेविस स्ट्रक्चर है क्या? लेविस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं आपसे। लेविस स्ट्रक्चर जो होता है, सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डॉट डेसेस, यानी लेविस स्ट्रक्चर में हम डॉट्स और डेसेस से बॉन्डिंग दिखाते हैं। स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सेंट्रल एटम डिसाइड करो, ऑक्टेट कंप्लीट करो, लोन पेयर एडजस्ट करो, जैसे CO2 H2O जैसे स्ट्रक्चर एग्जाम में बहुत आते हैं भैया। दोनों मैंने आपको फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है कि है क्या ये। लोन पेयर से एडजस्ट करो, CO2 H2O जैसे स्ट्रक्चर एग्जाम में बहुत आते हैं, ये लेविस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम आपसे एक्सेप्शन ऑफ लेविस स्ट्रक्चर के बारे में। एक्सेप्शन ऑफ लेविस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर दूं बेटा आपसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स लेविस रूल फॉलो नहीं करते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीड जैसे NO हुआ, NO2 हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसे BF3 होते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट जैसे SF6। बताया था कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होते हैं, डुप्लीकेट ऑक्टेट क्या होते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होते हैं, सल्फर SF6 PCl5 होते हैं। बता दें, ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लेविस स्ट्रक्चर का ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं पोलर वर्सेस नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में। पोलर और नॉन पोलर के बारे में बात करेंगे आपसे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हुए तो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, अगर अनइक्वल शेयरिंग हुई तो पोलर बॉन्ड, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोरीन ले लें पोलर, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉन पोलर ले लें। ये मैं बता रहा था पोलर वर्सेस नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। पोलर बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग करता है, डाइपोल मोमेंट देता है, नॉन पोलर इक्वल शेयरिंग करता है, डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी मेजर करता है। फार्मूला आपके सामने दे रखा है। फार्मूला क्या होता है कि म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। लीनियर मॉलिक्यूल जैसे CO2 में डाइपोल कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो नॉन पोलर होता है। H2O में कैंसिल नहीं होता है, इसलिए वो पोलर होता है। मैंने फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया, सरल है ये। आप इंटर वगैरह में, आप इंटर में पढ़ रहे हो, आप बहुत सी जगह पे इसको देखे होंगे, आगे भी चलेंगे। अगर BSc MSc वाले जो देख रहे हैं, आपने इंटर में सब चीज देखा होगा। नॉर्मल डाइपोल मोमेंट निकाला कैसे है, म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस के अलावा देखा जाता है कि होता कैसे। अब बात करते हैं बेटा फजांस रूल के बारे में। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड से फजांस रूल के बारे में चर्चा करते हैं। फजांस रूल बताता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कब आएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर कब तब बढ़ता है कि जब कैटायन छोटा और हाईली चार्ज्ड हो, एनायन बड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो। एग्जांपल, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड मोर कोवेलेंट देन NaCl। मैं दोनों का एग्जांपल ले रखा हूं, दोनों का फिगर दिखा रखा हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बात करते हैं। एग्जांपल में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो होता है वो मोर कोवेलेंट होता है देन सोडियम क्लोराइड के। अब आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसको हम समझते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, ये बात याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। डाइपोल मोमेंट से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी निकाला जा सकता है। याद रखना भाई ये सब मैं जो बता रहा हूं। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT क्या होता है भैया, ये जान लो थोड़ा, इसके बारे में फोकस कर दे रहा हूं।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड तब फॉर्म होता है कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अपोजिट होते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड तब फॉर्म होता है कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अपोजिट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, पहला होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई। सिग्मा का मतलब होता है कि वहां पे हेड ऑन ओवरलैप होता है और पाई का मतलब होता है साइड वाइज ओवरलैप होता है, जो आप ऐसे फिगर में देख सकते हो। हेड टू हेड होगा वो सिग्मा होगा, साइड वाइज ओवरलैप होगा तो बेटा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब अच्छे डिटेल्स पढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होते क्या है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और इसमें फ्री रिलेशन होते हैं। पाई बॉन्ड वीक होता है और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है, याद रखना बेटा। ये सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, सॉरी एक सिग्मा एक पाई, या ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या बेटा, ध्यान समझना। व्हेन द टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल of different energy level mixing together produce a new atomic orbital. This orbital is known as the hybrid orbital, and this process or phenomena is known as the hybridization. In case of carbon, hybridization is the mainly classified into the following three types: sp, sp2 and sp3 hybridization. मैंने कहा इन केस ऑफ कार्बन के बेस पे देखा जाए तीन ही प्रकार का हाइब्रिडेशन होता है। वैसे तो बहुत होता है भैया, sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा, sp32 होगा, sp33 होगा, एक्सेट्रा। बहुत सी एग्जांपल हाइब्रिडेशन में आएंगे, लेकिन केस ऑफ कार्बन में sp, sp2 और sp3 होगा। यानी कि टोटल मतलब यह है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जहां पे दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने पर नए ऑर्बिटल का निर्माण कराएंगे। वो दोनों क्या होंगे, वो जो ऑर्बिटल बन रहा है वो हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड का मतलब दो ऑर्बिटल से मिलकर जो नया तीसरा ऑर्बिटल बन रहा है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस सारे प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। sp का जो शेप होता है बेटा वो लीनियर होता है, sp2 का जो होगा वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और sp3 का टेट्राहेड्रल होगा। एग्जांपल में हम बेरियम क्लोराइड ले लें, BeCl2, इसका निकालो। आपको बता दे बेटा कि हाइब्रिडेशन में सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट किया था, BeCl2 का निकालो, BF3 का निकालो, CH4 का निकालो। तो बेटा मैं आपको बता दूं, मैं BeCl2 sp हाइब्रिडेशन होते हैं। BeCl2 कैसे होते हैं मैंने कहा, देख लो, मैं बता दे रहा हूं भैया, बताने के लिए बैठा हूं। BeCl2 है, मान लीजिए ये B हुआ, BeCl2 हुआ, तो मान लीजिए एक Cl इधर, एक Cl इधर, तो कितना बॉन्ड हुआ, एक और दो। और सिग्मा और हाइब्रिडेशन में हाइब्रिडेशन sp, sp2, sp3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है कि व्हेन दी 1s sp हाइब्रिडेशन बता रहा हूं, व्हेन दी 1s and 1p pure atomic orbital of different energy level mixing together produce a two new atomic orbital। एक s का मिलकर बन रहा है और एक p का मिलकर बन रहा है, तो sp hybrid orbital, and this process or phenomenon sp hybrid orbital, ठीक है, which form a two new atomic orbital. This orbital is known as the sp hybrid orbital, and this process or phenomena is known as the sp hybridization। यानी दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जहां पे दो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दिया वो sp होगा। जैसे BeCl2 में क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, B के दोनों तरफ दो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि दो ऑर्बिटल दिख रहा है, यानी कि sp हाइब्रिडेशन हो। sp2 कि when the 1s and 2p pure atomic orbitals of different energy level mixing together produce three new atomic orbitals। एक s और दो p मिल रहा है, तो ये दोनों मिला कितना हुआ, तीन हुआ। एक s का और दो p का, तीन नए ऑर्बिटल बनना है, इससे sp2 ऑर्बिटल, यानी कि जहां पे तीन सिग्मा बॉन्ड दिखे बेटा वो sp2 होगा, और जहां पे चार दिखेगा, एक s और तीन p का दिखेगा, वो sp3 होगा। तो बेरियम क्लोराइड क्या होगा, sp का होगा, BF3 sp2 का होगा, CH4 sp3 का होगा। क्योंकि CH4 में भैया क्या दे रहे भैया, ऐसे मूर्खों के जैसा बैठे रहोगे। कार्बन हो गया का, चार हाइड्रोजन है, एक दो तीन चार, कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। चार किसमें दिखता है, sp3 में, मैंने बताया। यानी कि CH4 क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन के एग्जांपल बहुत से तरीके, तो 1/2 m + b a - c, ये एग्जांपल है। ऑर्बिटल्स बना के देख सकते हो। हाइब्रिडेशन निकालने के बहुत से तरीके हैं बेटा, बहुत से तरीके हैं,
ठीक है। अब बात करते हैं हम वेस्पर थ्योरी के बारे में, यानी कि मॉलिक्यूलर शेप के बारे में बात करते हैं बेटा। कि वेस्पर थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड होती है। एग्जांपल में बेरियम क्लोराइड लीनियर हो रहा है क्योंकि sp फॉलो कर रहा है, BF3 ट्राइगोनल क्योंकि sp2 है, CH4 टेट्राहेड्रल क्योंकि sp3 है, NH3 पिरामिडल है क्योंकि ये भी sp3 है, क्योंकि लोन पेयर आ जाता है और H2O बेंट होता है बेटा। क्या होता है? बेंट होता है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझना है बेटा ना, तो आप मेरे इसी चैनल पे जाइएगा, नीचे हाइब्रिडाइजेशन का मैंने बहुत पुराना लेक्चर अपलोड कर रखा है। ठीक है, अभी अभी नीचे से स्क्रॉल करिएगा, वहां पे हाइब्रिडेशन मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि ये किसका हाइब्रिडेशन कैसे होगा, पीछे आप जाके पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब अलग सी वीडियो में उसका ऑलरेडी डाल चुका हूं बेटा, आप जाके वहां पे पढ़ना, वहां देखना, समझना। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स पे आप क्या करना, मैसेज करना कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं, फिर उसको आगे मैं अगले वीडियो में आपको उसको समझा के ही आगे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक। तो आज हमने क्या पढ़ा, समरी देख लेते हैं। हमने आज देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, लेविस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पोलरिटी डाइपोल क्या होता है, फजांस रूल क्या होते हैं, वीवीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने जाना। और इसके बारे में बेटा मैं कई वीडियो ऐसा डाल रखा हूं, डिटेल में बताया हूं हाइब्रिडेशन क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक एक एग्जांपल का बहुत डिटेल में मैंने बताया है इसको। नहीं अब समझ में आ रहा था, आप जाकर उस वीडियो को देखना बेटा। इस चैप्टर के बेसिस पे बहुत ही न्यूमेरिकल और एमसीक्यू आते हैं बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन और विजुअल एनिमेशन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।